सभी को सुप्रभात और जय माँ सरस्वती। आज हम फिर से जुड़े हैं और ब्रह्म कुमारी संस्था से पीड़ित एक और व्यक्ति की व्यथा जानेंगे जिन्होंने पुलिस केस भी किया था और उन्होंने उसके बाद एक अपनी वीडियो भी बनाई है और हम आज उनकी पूरी उनकी पूरी जो केस है वो समझेंगे और उनको ब्रह्म कुमारी संस्था ने किस प्रकार परेशान किया ये उन्हीं के मुँह से जानेंगे। और वो आ चुके हैं तो हम बिना देर करे उनका वेलकम करते हैं। रवि जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ओके मैम। जी, नमस्कार सबको। मैम, मैं 1984 में दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी करता था, छोटी-सी नौकरी थी, 20-22 साल का था मैं उस समय। तो मैं जिस सड़क से जाता था, रास्ते से जाता था, वहाँ पे एक आश्रम बना हुआ था। देखता तो रोज़ था, एक दिन क्यूरियोसिटी हुई और मैं जाके देखा, तो मुझे कुछ ज्ञान दिया गया, जो 7 दिन का कोर्स होता है। पहले दिन गए तो कुछ बताया गया आत्मा परमात्मा के बारे में और हमें बताया गया कि केवल 7 दिन आइएगा। लेकिन होता क्या है, हर आदमी जाता तो 7 दिन के लिए है, लेकिन बाद में वो ट्रैप होके रह जाता है। वहाँ हमें युवा थे, तो बहुत ज़्यादा धर्म का ज्ञान नहीं था कि शास्त्रों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है। हमें कुछ अजीब-सा ही बताया गया, जो अब हमें रियलाइज़ होता है और जब मैंने छोड़ दिया था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कहते हैं कि 5000 वर्ष का चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में 8 जन्म होंगे, त्रेता में 12 जन्म होंगे, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। ये थ्योरी, हालाँकि कोई नहीं मानता इस थ्योरी को, लेकिन यहाँ पर यही सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम जब वहाँ गए, तो जो टीचर्स होती हैं, जो हमें कोर्स कराती हैं, मेंटर होती हैं हमारी मेंटर, तो उसमें हमने नोट किया कि बहुत कुछ अटैचमेंट तो हो जाता है, हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम तो बैचलर थे, उस एज में हम सब मेरा तो परिवार के माता-पिता से भी दूर रहता था और छोटा-सा ही सिंपल लिविंग थी। हम जब वहाँ जाते हैं, तो हमें जो ज्ञान मिलता है, थोड़ा अटैचमेंट, थोड़ा आकर्षण, थोड़ा एक फ्रस्ट्रेशन जो समाज में परेशानी है, दुःख है, परेशानी, बहुत से लोग इसलिए भी जाते थे। मैं खुद इसीलिए भी जाता था क्योंकि मेरा कोई दोस्त वगैरह नहीं था। वहाँ जाके कुछ ज्ञान भी सुनते थे, उनकी सेवा भी कर देते थे। हम युवा थे तो हमसे सेवाएँ ली जाती थी, जो हम कर सकते थे और हम खुशी से करते थे। हम बैचलर्स के साथ एक दिक्कत और होती है, हम घर पे आके खाना बनाना बड़ा मुश्किल महसूस करते हैं, खाना बनाना, रोटियाँ-वोटियाँ बनाना। तो हमें वहाँ से खाना भी मिल जाता था। इस लालच में भी हम वहाँ 2-4 घंटे फालतू रुक जाते थे। लेकिन मैडम, धीरे-धीरे हमने देखा कि वहाँ जो अमीर लोग हैं, उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। उनको पैसे की ही पूजा करते हैं लोग और जो हमारे जैसे साधारण लोग हैं, उनको केवल यूज़ किया जाता है। वहाँ पर हमने देखा, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, ये उनको ही टारगेट करती हैं। ये उनके घर में भी जाके मुरली सुनाती हैं और 2-4 दिन नहीं आती, उन्हें फॉलो भी करती हैं। ये देखती हैं कि किसके पास कितना पैसा है। ऐसे कौन से परिवार हैं, जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, बूढ़े हैं और उनको संपत्ति तो खूब है, या जिनके आगे-पीछे कोई नहीं है। इनका टारगेट यही रहता है कि उनको मुट्ठी में करना है, उनको अच्छा ट्रीटमेंट देना है, केयर भी करनी है, उनके घर भी जाना है, फॉलो भी करना है। बाकी जो ऑर्डिनरी हैं, हम जैसे लोग, उनको इतना केयर नहीं की जाती। 2 दिन आए, 10 दिन आए, आ गया, चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जैसा कि सबको पता है, बड़े-बड़े वीआईपीज़ को टारगेट करती हैं। क्यों करती हैं, वो भी मैं बताता हूँ। वहाँ से अच्छा, 1 मिनट, मैं ऐसे ऐसे कर दूँगी जब मुझे कुछ बोलना होगा। तो मतलब कि आपको कैसे पता चला कि ये अमीरों के साथ डिफरेंट व्यवहार करती हैं और आपके साथ डिफरेंट दूसरों के साथ? अक्सर आश्रम में हम जाते ही हैं, रोज़ ही जाते थे, रहते ही थे। बाकी लोगों को तो इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि वो सुबह मुरली सुनने आएँगे, घंटा 2 घंटे, शाम को आएँगे, दिन में कोई-कोई आ जाता है कभी-कभी। लेकिन हम तो वहाँ मोस्टली अंदर भी रहते थे, अंदर मतलब काम भी करते थे और टच में भी थे और फिर आगे चल के हमें अंदर की कहानियाँ वहाँ की किसी बीके सिस्टर ने ही बताई थी, सारी बातें, कि क्यों सिस्टर्स छोड़ के चली जाती हैं। लोगों को पता नहीं चलता, ये नहीं बताते कि वो क्यों छोड़ के गई हैं। सेंटर की जो एडमिनिस्ट्रेटर होती है, चीफ होती है, लेकिन अंदर पता होता है कि वो नाराज़ होके गई है, आश्रम छोड़ के चली गई है। ऐसी एक सिस्टर आई थी मॉरिशस से, संगीता नाम था उनका। बहुत अच्छी थी, बहुत डिसेंट। तो कई दिन रही हमारे साथ वो, फिर बताया गया सिस्टर मॉरिशस जा रही हैं वापिस। लेकिन हुआ क्या था, वो वापिस नहीं गई थी। उन्होंने वहीं एक विजय नाम का भाई था, साउथ इंडियन, अच्छे इंटेलिजेंट थे, अच्छा जॉब करते थे, उनके साथ शादी करके वो वहीं कहीं दिल्ली में ही रहती थी। लेकिन सेंटर में किसी ने नहीं बताया, लेकिन हमें पता चल गया था।
जी, और सेकंड पॉइंट और भी है, जो थोड़ा-सा अजीब लगेगी सबको, वहाँ पर जो हम जाते हैं युवा अवस्था में, नेचुरली एक आकर्षण होता है। बहुत सी ब्रह्मा कुमारीज़ 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में महसूस करती हैं कि जो हम प्रीच कर रहे हैं, जो फैक्ट्स हैं, दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं और धीरे-धीरे वो भी वहाँ डिप्रेस्ड फ़ील करती हैं और अच्छा मौका मिलने पर जब कोई उनको अच्छा साथी मिलता है, तो वो शादी कर लेती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। मेरे सामने बहुत सी ब्रह्मा कुमारीज़ गई हैं, मैं नाम भी जानता हूँ। जिस मेंटर के साथ था मैं, जिनके साथ मेरा काफ़ी अटैचमेंट था, उन्होंने भी बाद में शादी कर ली थी। उससे पहले उनकी बहन सुधा, जिनके फादर सफदरजंग हॉस्पिटल में थे, दिल्ली में, वो उनकी बहन भी पहले शादी करके चली गई थी। उसके बाद जो दूसरी रेखा बहन थी, दूसरी बहन, वो भी 2 साल, 3 साल बाद मेरे बाद शादी करके चली गई थी वहाँ से। एक चीज़ आपने जो कहा बड़े अमीरों का है, वहाँ ये यूनिवर्सिटी लिखते हैं अपने साथ, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, राजयोगा मेडिटेशन सेंटर। इस चक्कर में इन्होंने दिल्ली में जो वहाँ के उस समय तत्कालीन गवर्नर वगैरह थे, उनसे मिलकर एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल एरिया में एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया था। इसी वजह से ये सांसदों, मंत्रियों, वीआईपी के पास जाती हैं, जिससे कि ये क्योंकि इनको एक यूनाइटेड नेशन में 2 सीट्स मिली हुई हैं एनजीओ की, उसके आधार पर भी लोगों को अट्रैक्ट करके कि पीस के लिए काम कर रही हैं, शांति के लिए काम कर रही हैं। संस्था को एक नाम मिल जाता है कि यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई हैं और वीआईपी लोग जुड़े हुए हैं। ये भी इनकी पब्लिसिटी का और आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। जबकि इनमें जो विदेशी आते हैं, वो खूब पैसा देते हैं और ये खूब पैसा लेती हैं, सबसे लेते हैं। आश्रम पे जाने वाले लोगों से जो अमीर हैं, उनसे मंथली भी लेते हैं, आश्रम का खर्च चलाने के लिए भी लेते हैं। ये कहती हैं कि हमारी और तो कोई कमाई नहीं है, क्योंकि जिस सेंटर पे मैं जाता था, वहाँ जो व्यापारी लोग आते थे, वो इनको खूब देते थे। हम लोग नहीं दे पाते थे। तो इसका मतलब और इनके यूट्यूब चैनल्स भी चलते हैं सुरेश ओबराय के संग, इनका वो भी आता है बीके शिवानी जी का। तो इनकी कमाई मतलब बहुत तरह तरीकों से हो रही है। देखिए फंडिंग भी हो सकती है, जो विदेशी आते हैं, विदेशी बहुत देते हैं, बहुत पैसा देते हैं विदेशी। और तो जैसे कल भी कहा था किसी ने, जो आश्रम से हमारे भाई-बहन हैं, जो नए जुड़ते हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम्हें पवित्र रहना है, खान-पान शुद्ध करना है, तुम इसको नियम को फॉलो करोगे तो 1 साल बाद तुम्हें बाबा से मिलने ले जाएँगे। तो फंड उसमें तो छोड़िए, जब 10 लोग जाएँगे तो थोड़ा तो टीचर का खर्चा निकालना ही है, वहाँ देना भी है बाबा आश्रम में मधुबन में और भी खर्चे हैं। लेकिन जो वीआईपी लोग हैं, जैसे चाहे पॉलिटिशियन है या कोई बिज़नेसमैन है, उनके लिए रूल नहीं है। वो कहाँ पवित्र रहते हैं? वो आए, इनसे जुड़े, 2 दिन में ले गए उनको, उनकी अवेलेबिलिटी देखे जी आपके पास टाइम कब है, मधुबन चलेंगे, क्योंकि उससे इन्हें नेम एंड फेम मिलती है। जो माउंट आबू में हेड है, चीफ है, वो उनकी क्या नाम है, क्रेडिट मिलता है ना, इतने बड़े को लेके आई हैं, इतने वीआईपी को लेके आई हैं, एक नाम बनता है, मार्केटिंग है ये सारी, ये बात है। क्योंकि आप जानते हैं फिल्म स्टार हैं या पॉलिटिशियन हैं, इनका कैरेक्टर क्या है, खान-पान क्या है, शराब भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको। तो ये एक दोगलापन है, बहुत बड़ा दोगलापन है। लेकिन गरीबों के लिए है कि तुम्हें पवित्र रहना है और इस चक्कर में मैंने वीडियो में जो डाला है, कई घरों में पति-पत्नी के बीच में जूते बजते हैं। क्यों? पति ने शादी कर ली, पति तो जा रहा है आश्रम में, पत्नी नहीं जा रही, तो आप जानते हैं शरीर में मानसिक रूप से आदमी की स्थिति क्या होगी। और इसी तरह से पत्नी के साथ भी है, पत्नी जा रही है, पति नहीं जा रहा है, तो उनके तलाक होते हैं, जूते बजते हैं। बहुत हमने सब कुछ देखा है। मैं वहाँ 5 ही साल रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ नोट किया अंदर से और मेरे साथ तो कुछ खास हादसे ये हुए थे। एक व्यक्ति जो ब्रह्मा बाबा का साथी था, मेरी फ़ोटो भी है मेरे पास उनकी, कहोगे तो मैं डाल दूँगा। वो जिन लड़कियों का रेप, यौन शोषण करता था, कई समय करता रहा, बहुत समय करता रहा। उसने मुझे एक बार सारा कुछ खुद बताया था। इससे बड़ी बात क्या बताऊँ आपको मैं? आप ये बोल रहे हैं कि शादीशुदा लोगों के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था अच्छी नहीं है, उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अमीर गंदे लोग जो हैं फंड करते हैं। इधर तो एक तरफ वो कहते हैं कि आप पवित्र बनो और दूसरी तरफ खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और ऐसे लोगों को अपने उसमें शामिल कर रहे हैं। तो लेकिन क्या आप ये कहते हैं कि अगर कोई सिंगल लड़का हो जो उसने ब्रह्मचर्य का पालन करना, उनके लिए अच्छी है ये संस्था क्या या उनके लिए भी बुरी है? आप जो सच्चाई देखिए, रियलिटीज़ देखिए, ग्राउंड रियलिटीज़ देखिए, आज समाज में चारों तरफ क्या है, काम विकार को जीतना क्या इतना आसान है? ब्रह्मचर्य को पालन करना क्या इतना आसान है? ब्रह्मचर्य की परिभाषा पढ़िए, उसमें तो ये लिखा है कि आपको स्त्री का चिंतन भी नहीं करना, फ़ोटो भी नहीं देख सकते। यहाँ तो साथ में रहोगे, क्योंकि जब साथ रहते हैं तो आप क्या, जो भी देखने वाले समझ जाएँगे, आप भी समझ सकती हैं। तो जहाँ स्त्री है और पुरुष है, वहाँ क्यों हो रही है अपराध? और हर आश्रम में, हर ब्रह्मकुमारी आश्रम के हर सेंटर में अगर 5 या 6 ब्रह्मकुमारी रहती हैं, 10 प
30-40 लोग भी आते हैं, वहाँ आपको ऐसे 1-2 केस मिलेंगे और मैं जिस आश्रम में जाता था, वहाँ मुझे ऐसे केस पता चले थे और मेरा लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है। मैंने मारपीट की है, मैंने कहा कि तुम हम जैसे युवाओं को कहते हो ब्रह्मचारी रहो और अंदर बैठ के तुम ऐसे कर्म कर रहे हो। उसके बाद ही मैंने वो लेटर पुलिस डीसीपी दिल्ली को दिया था, 2090 में दिया था मैंने, कि भई तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, 1990 में दिया था। हमारे लिए तो ये नियम है और अंदर बैठ के तुम धर्म की आड़ में ये कर रहे हो, ईश्वर को भी धोखा देते हो, समाज को भी, अपने आप को भी और हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। इस आधार पर मैंने लड़ाई करके आश्रम छोड़ा था। क्या आप वीरेंद्र दीक्षित जी की बात कर रहे हो, जो जो रोहिणी में केस चला था, जहाँ पर 7 या 14 लड़कियाँ मिली थीं, उसमें से भट्टी में, और उनको केजेस में रखा गया था, पिंजड़ों में? वीरेंद्र दीक्षित चलाते थे शंकर पार्टी। शंकर पार्टी ये शिव वाले हैं, शिव बाबा, शंकर पार्टी एंटी पार्टी थी इनकी। मैं भी जब बागी हो गया था तो मुझे भी वीरेंद्र दीक्षित की संस्था से इन्विटेशन आया था और सबसे बड़ी हैरानगी की बात, हर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 1-2 स्पाइन करते हैं। शिव जो ऐसे होते हैं जो वीरेंद्र दीक्षित की वहाँ भी जाते हैं, इधर की भी खबर उधर देते हैं। वरना जब मेरी लड़ाई हुई थी, सबको पता चल गया कि मैं बागी हो गया हूँ, तो मुझे वीरेंद्र दीक्षित जी के यहाँ से बुलावा क्यों आया था? उनका एक्चुअल सेंटर कंपिल एक जगह है फर्रुखाबाद में, वहां पे है। ये जो रोहिणी वाला केस है, ये तो 5 साल पुराना है और मैं आपसे बता रहा हूँ 88 89 की बात। वो तो ब्रह्मा का साथी था, ब्रह्मा बाबा लेखराज का साथी था वो आदमी। उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंदर मलिक नाम था। अब तक तो मर चुके हैं वो व्यक्ति कभी इतना हाई-फाई था, उसको सेंटर खोल दिया, उसका नाम होता था। दिल्ली एक बहुत बड़ा गढ़ है, आप जानते हैं, सारे पॉलिटिशियंस हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, मंत्री हो, सब वहीं पे हैं। तो वहाँ पर जब सेंटर खुला था, उस सेंटर की विशेषता थी हमारे वाले की, वहाँ से सभी वीआईपी लोग आते हैं माउंट आबू। तो जिस आदमी ने वो खोला था सेंटर, वो व्यक्ति को विशेष सम्मान दिया जाता था। फिर उसको जब भी बाहर से आता था, जैसे अमेरिका की मोहिनी बहन आती है, तो पब्लिक को, जो हम आश्रम में जाते थे प्रवचन सुनने, हमें स्पेशल मिलाया जाता था, भैया जी आए हैं, कुछ ज्ञान सुनाएंगे। उस व्यक्ति ने जब इन सब बहुत सी ब्रह्मा कुमारियों के साथ यौन शोषण किया, तो धीरे 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 उसको साइडलाइन किया जाने लगा। जब उसको साइडलाइन किया जाने लगा, उसको पहले जैसी इज्जत नहीं मिलती थी, वो जम्मू सेंटर भी चलाता था, वहीं पे सब कुछ करता था। उसके बाद उसको जब पता चला, तो उसने एक साथ दिन मेरे साथ बैठा था, वो मुझे बंद कमरे में, जो लिविंग रूम होता है आश्रम का, जहां सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, दरवाजा बंद करके मुझे सारी बातें बताई। तो जब हम दोनों एंटी मिल गए, तो ब्रह्मा कुमारी की मजबूरी थी, उसको निकाल तो सकती नहीं, वो फाउंडर है और सब कुछ करता है, उसकी पावर भी है। अच्छा, तो जब ये बाहर से ब्रह्मा कुमारी कुछ सुन रही थी, तब इन्हें पता चला और उस ब्रह्मा कुमार ने मुझे, ब्रह्मा कुमार के फाउंडर ही है इंदर मलिक। ये लोग ना सबसे हैंड वॉशिंग करते हैं। मुझे ब्रह्म कुमारी ने बताया, एक मुझे ईमेल से कांटेक्ट किया संस्था ने, और मुझे कहा कि आप ब्रह्म कुमारी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, कि हमारा वीरेंद्र दीक्षित से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया, तो मैंने वो लेटर पढ़ा, तो उसमें कोई पुलिस या किसी उसकी तरफ से वेरिफिकेशन नहीं था कि वीरेंद्र दीक्षित इनकी संस्था को बिलोंग नहीं करता। बल्कि जब कोई भी इनकी संस्था का बुरा वो होता है, तो या उससे कह देते हैं ये तो हमारी संस्था का है ही नहीं, हम इसको निकाल रहे हैं, इस तरह से कर देते हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट होती है, वो अपना कोई जासूस भेजे, वो जासूस पकड़ा जाए तो बस वो कह देते हैं हम तो इसे जानते नहीं। ये वही वाली है। जी, बिल्कुल, हर सेंटर पे ऐसी घटनाएँ होती हैं। ये रिपोर्ट माउंट आबू पहुँचती है। पहले तो जो सेंटर की लोकल इंचार्ज है, वो इस मामले को दबाती है। लेकिन जब बात बढ़ जाती है, तो माउंट आबू पहुँचती है। वहाँ पर भी सिंधी की लॉबी है, सिंधी लोग हैं जो हेड, अब तो पता नहीं, मेरे समय पे सभी सेंटर के चीफ्स जो बड़े पद थे, सिंधी लोगों के पास थे। उनको 10 खून भी माफ़ हैं। बाकी अगर कोई ब्रह्मा कुमारी गरीब घर की है, कोई दूसरी है, तो उसको तो साइडलाइन कर देंगे, निकाल के फेंक देंगे दूध से मक्खी की तरह। बाकी अपनी सिंधी लोगों को कुछ नहीं कहते, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मेरे केस में भी यही हुआ था। अच्छा, आप अभी कह रहे थे दीक्षित की बात, वीरेंद्र दीक्षित तो भगौड़ा है, हाई कोर्ट ने सीबीआई से कह रखा है, उसे सामने पेश किया जाए। अभी एक और संस्था बन गई है इनकी, रायपुर में। आप यूट्यूब पे देखेंगे, वो संस्था भी दावा करती है कि शिव बाबा उनके तन में आते हैं। अब वो दावा कर रहे हैं, इधर ये ब्रह्मा कुमारी मधुबन वाले कर रहे हैं। ये क्या फ्रॉड है? आप देखिए ना, कोई भी दावा करने को लग जाता है। उसका वीडियो आप जरूर देखिए, रायपुर वाली बहन, शायद नाम भूल गया मैं, और तीसरी एक और है, पटेल नाम से है वो, बेहद की, वो भी निकले यहीं से। तो 4 संस्थाएं बन गई है इनकी। एक तो नीलम नीलम करके कोई है, नीलू यादव, उसने एक निकाला है कि वो ब्रह्म कुमारी का बहुत सारे लोगों का है, बहुत घंटे-घंटे भर के वीडियोज़।
छोड़ दिया उन्होंने, उन्होंने अपने आप बीती बताई है कि मेरे को कैसे आश्रम से हटाया गया, मैं उन्होंने क्यों छोड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ रायपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक और ब्रांच, एक और विंग बन गया है। वो दावा करते वो हैं कि ब्रह्मा पीबी के बाबा जो पीबी के वो अलग हैं, एक और हैं। दशरथ पटेल अलग है, दशरथ पटेल जी अलग है, उन्होंने भी ब्रह्मा कुमारी छोड़ी है। और एक रायपुर है, आप पढ़िएगा, मध्य प्रदेश में रायपुर है, वहां की संस्था अलग है। आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिलेंगे, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे गुलजार दादी के शरीर में शिव बाबा आते थे, वो भी ऐसे ही नाटक करके दिखाती है। वो कह रही है अब हमारे पास आते हैं ब्रह्मा शिव बाबा, ये देखिए ये क्लेम कर रही है वो। उस दिन भी कही थी कि ईश्वर क्या इस संस्था का गुलाम है कि जब चाहे साल में 50 दिन बुलाएंगे, 8 घंटे के लिए बुलाएंगे, उसे पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इनसे मिलेगा और ये सत्युग में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जो लोग दुनिया में इस समय झूठ बोल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ अनैतिक धंधे कर रहे हैं, क्या वो लोग सत्युग में जाने लायक हैं? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा मैं आपको एक खास बात और बताता हूं। आर्य समाज जो संस्था है, उन्होंने एक किताब लिखी है, दूध का दूध और पानी का पानी। उसमें उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के सारे कच्चे चिट्ठे खोले हैं, कैसे कराची से, सिंध से कराची भागे, कराची से भारत में आए, कैसे इन पे एफआईआर हुई, कैसे हंगामे हुए, कैसे वहां लेखराज को भगाया, ये सब लिखा है। कैसे लेखराज यौन शोषण करता था महिलाओं का, कैसे गंदी लड़कियों को गोद में बिठाता था। पूरी किताब है जिसमें ना आपके ऊपर कोई उंगली उठेगी, ना मेरे ऊपर उंगली उठेगी। इन्होंने, ब्रह्मा कुमारी ने आर्य समाज पे उंगली उठाई थी, जिसके बदले में आर्य समाज संस्था ने दूध का दूध और पानी का पानी के नाम से किताब छापी है। उसमें कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है उस किताब को। अच्छा, मैं अब आगे बताता हूँ आपको। जब मैं वहां देखता था कि जो हमारे साथी आश्रम दोपहर को हमेशा 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहते हैं, सारे आश्रम जो भी हैं वहां का नियम है, वो सिस्टर्स आराम करती हैं। तो वहां अक्सर जो सेवा करने आते थे, कोई लोग सामान लेके आ रहे हैं, तो मैं तो थोड़ा सा गर्म मिजाज का भी हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ, शुरू से लड़ता हूँ अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ। तो वहां देखता था कि कोई आया तो मैं बोलता था इनको थोड़ा खाना वाना खिला दो, बेल बजा करके आश्रम के लोगों को। तो बोलते नहीं, अभी हमारे आराम का टाइम है। एक दो बार जब मैंने देखा कि वीआईपी लोगों के लिए अलग है, आम गरीब के लिए अलग है, तो काफी तू मैंने भी हुई और धीरे धीरे उन्हें पता चल गया कि मैं उनके एंटी जा रहा हूं, उनकी बात नहीं मानने वाला। अगर मैं थोड़ा अच्छा होता तो वो वही मुझे आश्रम में रख लेते, लेकिन उन्हें दिख गया कि ये तो बहुत ही हमारे खिलाफ चलने वाला है। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ी। एक बार मैं आपको और बताता हूँ, ये जो मॉर्निंग में योगा करने की बात करते हैं, मेडिटेशन, ये भी दिखावा है। मेरे साथ एक बार उस आश्रम की जो चीफ थी, उसकी बेटी और एक दूसरी मेंटोर, ये दोनों सहारनपुर में गए थे। उत्तर प्रदेश में एक जगह है हरिद्वार के पास, वहां गए थे। तो वहां जब हम गए तो फिर कहने लगे कि चलो माउंट ऊपर मंसूरी घूम के आते हैं, हिल स्टेशन पे। एक्चुअली क्या था, जो वहां जो चीफ उस ब्रांच का जो फाउंडर था, जिस ब्रांच की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की सबसे मेन ब्रांच, तो उसकी जो बेटी थी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। तो तीन ही थे परिवार के सदस्य, वो व्यक्ति, उसकी बेटी और उसकी पत्नी। उसकी बेटी ज्ञान में आना नहीं चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती माँ बाप ने ज्ञान में डाल दिया था। वो आईआईटी में पढ़ी हुई है, आप समझ सकते हैं आईआईटी में पढ़ी हुई लड़की क्या ब्रह्मचार्य ब्रह्मा कुमारी में जाएगी। वो मेरे साथ मंसूरी गए थे घूमने के लिए कि चलो घूम के आते, इतनी दूर आए हैं संस्था के काम। तो आप गए थे, 1 सेकंड, आप गए थे और ये ब्रह्म कुमारी जो संस्था चलाती है वो गई थी मेंटोर, और एक लड़की आईआईटी वाली? मेन थी आईआईटी वाले, तो फाउंडर, वो जिसका आश्रम था, जो चीफ थी, उसकी बेटी थी, वो बेटी थी। 3 जने हो गए हम। तो जब सुबह 4 बज गए तो मैंने दूसरे कमरे में था, मैंने कहा भाई उठो योग कर लो, तो हंसने लग गई। मतलब ये था कि दुनिया को दिखाओ कि हम योग करते हैं, योग वो कुछ नहीं था, दिखावा है। गरीब लोग आते हैं दूर दूर से आश्रम में, लेकिन वहां सब ये भी चलता है। जो प्रवचन करने वाले बैठते हैं, उनकी वास्तविकता कुछ और है। और आश्रम में जो लड़कियां रहती हैं, उन्हें पता चल जाता है साल 2 साल में कि हम जो प्रीच कर रहे हैं और जो अंदर हमारी मुख्य प्रशासिका है, जो हेड है सेंटर की, उसके व्यवहार में तो जमीन आसमान का फर्क है। वो तो भाई भतीजा बात करती है। जो अच्छे घर की हैं, जो उसकी यस मैन करते हैं, जी हुजूरी करती हैं, उनको तो वीआईपी के साथ मिलाने के लेके जाती हैं। बाकियों को बोलते तुम सब्जी बनाओ, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, मुरली सुनाओ जो आ रहे हैं। और जो खास है, उनको कहीं जाना है वीआईपी से मिलने, कहीं भी जाना है बड़े काम के लिए, उनको वहां साथ लेके जाती हैं। ये भी चलता है। इससे भी अंदर जो ब्रह्मा कुमारियां छोटे घरों से आती हैं, उनके मन में बहुत ठेस पहुंचती है। और एक बात और बताता हूं आपसे मैं, बहुत से माँ बाप जो चलते हैं अपने बच्चियों को केवल इसलिए कि शादी ना करनी पड़े, दहेज ना देना पड़े, इस रास्ता में, इस संस्था में डाल देती हैं। लेकिन यहाँ उनसे दहेज लिया जाता है। मेरे सामने ऐसा होता है। ये आश्रम वाले कहते हैं कि अगर तुम शादी करते बच्चियों की, तब भी तो तुम पैसे देते।
उसके बदले में ये उनसे 5, 10, 20 जो उनकी हैसियत होती है उससे लेते हैं और माउंट आबू में समर्पित कराया जाता है, समारोह होता है, बहुत बड़ा भोज होता है, एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, उससे काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है। जी। जबकि ईश्वर को तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्या करेंगे पैसों का? तो ये तो अच्छा, ये अपने घर से ही क्यों नहीं प्रवचन करती हैं? क्यों लोग एक संस्था खोलने की क्या ज़रूरत है? सब अब ये यूट्यूब पर भी योग सिखा सकती हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ दे सकती हैं। मैं तो कितने लोग मेरे यहाँ कमेंट करते हैं कि भई आप क्यों बुरा बुरा बोल रही हैं, ये तो इतनी अच्छी संस्था है, इन्होंने तो बहुत लोगों का जीवन बदल दिया है। तो मैं कहती हूँ कि भई इनके मोटिवेशनल वीडियोज़ आप वैसे ही सुनो, आपको इस कल्ट को जॉइन करने की क्या ज़रूरत है? जी, मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी एग्ज़िबिशन लगती थी, आप जानते हैं कहीं भी लगेगी, सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ, खुली जगह पे लगती थी। हम लोग जो युवा हैं, हम वहाँ जाकर रात को सोते थे। हमारा काम ही यही था। अच्छा दूसरा जब एग्ज़िबिशन में मान लीजिए लगाइए 100-200 लोग आएँगे, 200 या 500 में से केवल 20-25 लोग ही मुश्किल से आश्रम में आते थे, जिन्हें हम लालच देते थे कि केवल 7 दिन का कोर्स है। वो आते थे, उनमें से कोई 500 में से भी 50 ही आते थे मुश्किल से और जो 50 में से जो कोर्स करते थे 7 दिन का पूरा करने के बाद कंटिन्यू करते थे, वो भी 50 में से 5 ही थे। वो भी आगे चल के कई छोड़ देते थे। मतलब हज़ारों में से 5-10 ही फॉलो करते थे क्योंकि धीरे-धीरे उन सबको लगता था कि जो समाज में हमारा सनातन धर्म है, ये तो उससे सब कुछ उल्टा बता रही हैं। ये तो ये भी कहती हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनेगा और गधा गधा ही बनेगा। उनकी आत्माएँ एक दूसरे शरीर में नहीं जाएँगी। ऐसी बातों से भी लोगों को धीरे-धीरे इन पे इनकी संस्था पे शक होता है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि तुम हमेशा दाना डालती हो, चारा डालती हो, बेट डालती हो कि केवल 7 दिन आना है। भाई 7 दिन आने के तुमको छोड़ दो ना, लेकिन नहीं, हर आदमी ट्रैप में फँस जाता है। ये हमारी कमजोरी है, हम सबकी है। क्यों? ये बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट है, समझिएगा। मैं हूँ, आप हैं, हम समाज में रहते हैं। हर आदमी चाहता है कि हमारे अंदर कोई दुःख है, कोई दर्द है, तो सामने वाला सुने। वहाँ भी यही होता है, ये काउंसलिंग होती है। हर ब्रह्मा कुमारी को आश्रम में रह करके जो भी आ रहा है, उसकी नीयत कैसी भी है, नज़र कैसी भी है, उसके साथ बैठ कर उसको मुरली भी सुनानी है, आधा घंटा, घंटा बात भी करनी है और मैं भी यही करता था। खुल के बोल रहा हूँ मैं आपसे, हम युवा थे, घर-बार नहीं था, माँ-बाप से दूर रहते थे। हम वहाँ जाके कई बार बातें करते थे दिल की, सुख-दुःख की, अपने परिवार की, अपने मन में जो चल रहा है और इसी से अटैचमेंट हो जाता है और इस वजह से भी लोग आश्रम की तरफ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसे भी समाज को समझना होगा। वरना 7 दिन बाद छोड़ दीजिए उनको। जैसा भी आपने कहा यूट्यूब चैनल पे सुन सकते हैं आजकल। आजकल आप ऑनलाइन सुन लीजिए, लेकिन वहाँ तो बुलाया जाता है ना। मैंने कहा देखिए जो सनातन धर्म है वही खंडित होता जा रहा है। आर्य समाज अलग हो गया हमसे, राधा स्वामी बताया आपने, निरंकारी देख लीजिए, इसके अलावा राम रहीम हो गए, रामपाल हो गए। इसके अलावा धीरे-धीरे आप देखिए एक नए गुरुजी के नाम से आया है, दिल्ली में संस्था और बनी है गुरुजी। इन संस्थाओं ने धीरे-धीरे हम सबको अलग कर दिया है। हम सब एक-दूसरे से मिलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं मेरा गुरु श्रेष्ठ है, वही सही कह रहा है, दूसरे गलत कह रहे हैं। इससे भी हमारा बहुत नुकसान हुआ है। इसी का फायदा उठा के ये ब्रह्म कुमारी संस्था जैसे लोग ये भी सनातन को तोड़ने का ही काम कर रही हैं। इसके अलावा आप जो कह रहे थे अभी धर्म की बात, सनातन की बात, अभी नहीं कभी महीना 2 महीने में बताइएगा, तो मैं धर्म पर भी आपको बताएँगे। मैं इसी विषय में रिसर्च करता हूँ धर्म के बारे में। अभी हम बात करते हैं उसी बात पर, जो मेरी माउंट आबू से अलग कैसे हुआ मैं, लड़ाई-झगड़ा कैसे हुआ। मैं 2 बार माउंट आबू गया हूँ, एक बार 3 महीने के लिए गया हूँ, एक बार 1.5 महीना रहा हूँ वहाँ पर। वहाँ भी तो माउंट आबू में ये त्राटक करवाते हैं क्या, या राजयोग क्या है? वो भी बताइए थोड़ा-सा। नहीं, देखिए, त्राटक भी नहीं है, राजयोग भी नहीं है, आँखें खोल के योग करते हैं। वहाँ सामने सीट पे प्रवचन करने के लिए जो स्टेज बनी हुई है, वहाँ एक बहन बैठ जाती है, दादी, बहन कोई भी, वो आँखें खोल के लाल बल्ब जला के जो सामने बैठे हैं हम लोग, उनकी आँखों में देखती है। एक को देखा 10 सेकंड, 20 सेकंड, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह से। इसे लोग हिप्नोटाइज़ भी कहते हैं, त्राटक भी कहते हैं, लेकिन नहीं, इनका जो सिस्टम है, कुछ भी समझ लीजिए, इस बस यही मैं कहना चाहता हूँ, यही होता है, सच यही है। जी, क्योंकि हिप्नोटाइज़ कोई तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि सामने वाले की मर्ज़ी ना हो। कोई किसी को हिप्नोटाइज़ नहीं कर सकता। सरेंडर करना पड़ता है, आपको शांत होकर बैठना पड़ेगा, उसकी आँखों में आँखें डालनी है, मन को शांत करना है। अगर कोई आपकी आँखों में देख रहा है और आप अंदर से विल पावर ज़्यादा है, तो आपको हिप्नोटाइज़ नहीं कर पाएगा। रही बात जो डॉक्टर करते हैं, तो विदेशों में तो हिप्नोसिस हिप्नोटाइज़ जो है, एक विद्या है, उसके द्वारा पास्ट में जाकर के क्रिमिनल को भी पूछा जा सकता है क्या-क्या क्राइम किया है और पास्ट में जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होता है, पिछले जन्मों को भी जाना जाता है। और वो ब्रह्म कुमारी ये भी करते हैं, पास्ट टाइम मैंने कई यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन बाय ब्रह्म कुमारीज।
हो सकता है क्योंकि मैं तो 35 साल पहले की बता रहा हूँ, मैंने 89 में छोड़ दिया था, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो ब्रह्मकुमारी आश्रम में जब माउंट आबू गया तो वहाँ भी यही देखा मैंने, लोग बड़ी खुशी से जाते हैं। इंडिया के अलग-अलग कॉर्नर से माउंट आबू जा रहा है, 2 महीने रह के आया, 3 महीने रह के आया, वहाँ भी हम लोग सिर्फ फिजिकल लेबर करते हैं, किसी को कोई काम दे देते हैं, खाना बनाने में, भंडारा करने में, बाँटने में, रूम अलॉट करने में, किसी भी तरह को असिस्ट करने के लिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इन लोगों ने मेरे को मारने तक की कोशिश की और क्या हुआ था, वो मैं बताता हूँ आपको। जब मैं बागी हो गया, सेंटर पे सबको पता चल गया, तो जिस दिन मुझे मैंने जो बताया कि मेरा लिविंग रूम में वो व्यक्ति जो शोषण करता था, मुझे बातें बता रहा था, उस दिन शाम को मेरी 4 साढ़े 4 बजे की आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन माउंट आबू के लिए थी। तो जब इन लोगों ने बाहर से सुना, क्या-क्या कयास लगाया, इन्होंने सिंधी में एक चिट्ठी बनाई, क्योंकि चिट्ठी सिंधी में ही लिखते हैं। दादियाँ भी सिंधी थी, वो भी सिंधी हैं और मेरे को दे दी। मुझे क्या पता इसमें क्या है? वो चिट्ठी लेके मैं माउंट आबू गया, उसमें मेरे खिलाफ पता नहीं क्या-क्या लिखा था, तो उन लोगों ने माउंट आबू में मुझे मेन हेडक्वार्टर के आस-पास ना रख के तकरीबन 1 डेढ़ किलोमीटर दूर एक ऐसी आइसोलेटेड जगह जहाँ कोई और नहीं रहता था, जहाँ शाम को 6 बजे के बाद भी रहने में डर लगता था, मुझे ऐसी जगह अलॉट कर दी। क्योंकि चिट्ठी में इन्होंने बहुत कुछ लिख दिया होगा मेरे बारे में। ये मैं उस समय नहीं समझा, लेकिन जब मैं वहाँ 15-20 दिन रह के वापस आया, तो मेरे मन में काफ़ी रोष था। मैं आकर के आश्रम वालों से थोड़ा लड़ा इस बारे में और धीरे-धीरे बात बढ़ते-बढ़ते जब मुझे पता चल गया कि इन लोगों ने मुझे साइड लाइन करना शुरू कर दिया है, इन्होंने आश्रम में सबको बताना शुरू कर दिया कि ये भाई तो एंटी हो गया, इसको हटाना है, निकालना है। एक दिन तू-तू मैं-मैं हुई, लड़ाई भी हुई, मारपीट उनको भी हुई। कैसे पता चला कि आप एंटी हो गए हैं? जब वो मैं लिविंग रूम में मैं बता रहा हूँ, वो जो व्यक्ति जो इनका फाउंडर था, वो मेरे से दिल की बात कर रहा था, दरवाज़ा बंद करके, तो उसने मुझे अपने दिल की सारी बातें करी, वॉमिटिंग करी। ये कमरे के बाहर बैठ के सुन रहे होंगे, इनको आवाज़ आ रही होगी, तब इन्हें पता चल गया और मैं बागी तो पहले ही हो चुका था और उसको भी इन्होंने साइडलाइन कर दिया था। जो मेन आदमी था, जिसे कभी वीआईपी बना करके पेश करते थे, भैया जी कह के, तो इनको पता चल गया था और फिर मेरा व्यवहार भी ऐसा था। मैं गलत चीज़ के खिलाफ लड़ता हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ, तो आवाज़ से पता चल जाता है, मैं एग्रेसिव हूँ। जब कुछ गलत होता था, तो मैंने कहता था कि ये काम गलत हो रहा है, मैं टोक देता था। और लोग नहीं टोकते, मैं हमेशा टोकता हूँ हर एक को। मैं आज 61। आपका कहना ये है कि ये छिपकलियाँ भी होती हैं, मतलब ये छिप-छिप के सुनती हैं। देखिए, शक तो होगा ही होगा कि 2 आदमी अंदर बैठे हैं, दोनों एंटी हैं, क्या बात करते हैं? और 1 डेढ़ घंटे बाद मेरी ट्रेन थी माउंट आबू की। इन्होंने तुरंत चिट्ठी लिखी, मुझे पकड़ा दी और मैं ले गया। मुझे क्या पता था मेरे खिलाफ ही लिख रही हैं ये। अच्छा, आगे की कहानी बताता हूँ। उसके बाद जब बात बढ़ गई, मारपीट हुई, हालाँकि मुझे नहीं मार पाए वो लोग, मेरे घर फिर गुंडे भेजने शुरू कर दिए इन्होंने। मैंने आश्रम जाना कम कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को तो वहाँ इग्नोर किया जाता था, एंटी हो गया था, मैं अपने को एलियन समझता था। तो ये लोग मेरे घर आकर के धमकी दे के गए। उन दिनों मैं माँ-बाप के साथ रहता था। वैसे मैं माँ-बाप के साथ ज़्यादा नहीं, बार-बार घर से बाहर इधर-उधर चला जाता था। तो इन लोगों ने जब भेजे, उसके बाद मुझे एक दिन आश्रम बुलाया। इन्होंने अपनी तरफ से सबको बता दिया होगा कि ये भाई तो लड़ाई करके गया है, मारा है इसने, पीटा है इसने। इन्होंने अपनी तरफ से जो भी कहना था, विश्व शोमन करना था। तो उस दिन भी मुझे सब लोग मिलकर मारने लगे, 40-50 लोग, लेकिन मुझे उस दिन भी किसी ने नहीं मारा। ये है सच की ताकत, धर्म की ताकत ये है कि मैं सच के रास्ते पे चलता था, मुझ पे आज तक किसी ने उँगली नहीं उठाई, हाथ नहीं उठाया। अब आगे चलते हैं। हमें थोड़े दिन बाद फिर माउंट आबू बुलाया गया, फैसला करने के लिए मेरे को बुलाया गया। ये बात माउंट आबू में पहुँच चुकी थी कि इस नाम का आदमी भाई उस सेंटर में कुछ खुरापात कर रहा है और फिर इस वजह से मुझे माउंट आबू फैसले के लिए बुलाया गया था। अब क्या हुआ, जैसा कि आप जानती हैं, जैसे ही मैं माउंट आबू पहुँचा, ट्रेन में हम इकट्ठे गए थे, टिकट इकट्ठी थी हम सबकी। जो आश्रम की 2-3 बहनें थी, उनका भाई था, वो भी साथ गए थे, मैं अकेला था। मेरे माँ-बाप वगैरह नहीं, मैं माँ-बाप को बस बोल गया था कि मुझे जाना है। कितने दिन के लिए ये भी नहीं पता था। वहाँ गए तो मैं हैरान रह गया। वहाँ हर आदमी मेरी स्पाइन कर रहा है, पूरी खबर फैल चुकी है पूरे माउंट आबू में। मैं जहाँ भी जाता हूँ, हर कोई मुझे देख के हैरान हो रहा है। यानी कि वो मेरा देखना चाहता है, मेरी गतिविधि में देख क्या रहा हूँ, बात किससे करता हूँ, क्या बोलता हूँ। तो मुझे लकीली 35 साल हो गए, उस आदमी का नाम याद नहीं है, शक्ल भी याद नहीं है। जब देखा, बात तो सबको पता चल गई, तो किसी ने इशारे से मुझे कहा कि यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ, चुपचाप चले जाओ, परेशान मत हो, चुपचाप चले जाओ। तो मेरी मीटिंग हुई दादी से, तो मुझे यही फैस 1 मिनट, 1 मिनट। तो ये आपने ये कहा कि आप गए माउंट आबू, तो जब आपके पास लेटर आ गया था, फिर आप क्यों गए माउंट आबू? तो लेटर में तो ऑलरेडी आपके खिलाफ लिखा हुआ था। तो
वो वाला समझे नहीं। जब कोई माउंट आबू जाता है किसी भी सेंटर से, तो उस सेंटर की जो चीफ होती है, सेंटर की जो हेड होती है, उस व्यक्ति के लिए कोई लेटर बना के देती है जो माउंट आबू में हमें हैंडओवर करना है। उसमें हमारा रिकॉर्ड होता है कि आदमी क्या है, कैसा नहीं है, वो उनको देना होता है। वो लेटर जब भी किसी ब्रांच से कोई आदमी माउंट आबू जाएगा, तो माउंट आबू में देने के लिए हेड को, चीफ को, दादी को देने के लिए चिट्ठी भेजती हैं। उस चिट्ठी में उस व्यक्ति के बारे में जो सेंटर की मैडम है, इंचार्ज है, उसकी तारीफ, अच्छाई या बुराइयां लिख के भेजती है माउंट आबू में कि इस आदमी से कैसे डील करना है, इसके प्लस पॉइंट ये हैं, माइनस पॉइंट ये हैं। ये बात कह रहा हूं मैं। अच्छा नहीं, वो पहली बार था, उसके बाद दोबारा बुलाया था। जब मेरे को मीटिंग के लिए बुलाया था, जो झगड़ा बहुत बढ़ गया था, माउंट आबू में फैसले करने के लिए बुलाया था, तब मुझे वहाँ पे किसी सज्जन ने कहा था कि आप यहाँ किसी पंगे में मत पड़ना, चुपचाप यहाँ से शाम तक वापस निकल जाओ। तो मैं फिर क्या किया, दादी ने जब मीटिंग की, सब लोग बैठे, मुझे कहा गया कि आज के बाद तुम उस आश्रम पे नहीं जाओगे। मैंने कहा ठीक है, कह रहे दूसरे आश्रम पे जाना। मैंने कहा ठीक है, और मैं चुपचाप घंटा 2 घंटे बैठ के, जो उनकी बस नीचे आबू रोड जा रही थी, माउंट आबू ऊपर है, आबू रोड नीचे है, स्टेशन है, वहां पर आ गया और ट्रेन लेकर के दिल्ली वापस आ गया मैं। और मुझे बताया गया कि माउंट आबू में कभी भी किसी का भी मर्डर कर दे पता नहीं चलता, वहां जंगल है, इतना बड़ा जंगल है, जंगली जानवर है, भालू, चीता वगैरह भी हैं, और वहां जो भी केस हुए हैं, वहां की पुलिस ने आज तक कभी भी किसी की मदद नहीं करी। कितने लोग गायब होते हैं कोई नहीं बताता, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, और मैंने अभी चिट्ठी में लिखा है। मतलब ये लोग अपने मतलब गुंडे भी पाल सकती हैं और लोगों को वहाँ से धक्का दे दें पहाड़ पे से, या भालू चीते खा जाएँ, कुछ पता नहीं है, कई लोग मिसिंग भी हैं। कुल जी, ये मैंने अपने लेटर में लिखा है, मुझे धमकी दी गई थी मारने की, ये सब लिखा है मैंने। और अगर हम पुलिस के पास जाते हैं, मैं एक छोटा-सा सरकारी बाबू था, और ये लोग तो वीआईपी लोगों से है, तो जब भी कोई पुलिस में जाता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। वो लोग अगर उनके आश्रम में आते हैं, तो उनको ये प्रसाद खिलाएँगे, हँस के दिखाएँगे, बातचीत करेंगी, तो हर आदमी सोचता है कि ये तो सही है, ये जो दूसरा आदमी जिससे शिकायत की है, ये एंटी सोशल एलिमेंट हैं, हम अपराधी माने जाते हैं, हमें ही अपराधी माना जाता है। प्रसाद में भी तो ये कुछ मिक्स कर सकते हैं। तो कहते हैं लोग, ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं तो माउंट आबू में रहा हूँ, सबसे मिला हूँ, जो वहाँ 3 थे, सूरज प्रकाश, राम, क्या था वो, टोली बनाने वाला, भंडारा बनाने वाला, एक कर्नाटक का था, एक रामश्लोक था कमरा, सबसे बहुत कुछ जानता था मैं, सबको जानता था, सब मुझे अच्छे से जानते थे। निर्वैर भाई, जो दादा विश्वरतन, जो ब्रह्मा के साथी थे, चंद्रहास, ये सब ओल्ड जितने दादा थे, दादियाँ थे, सब मुझे अच्छी तरह मानते थे, जानते थे। बाकी बाद में मैं बदनाम हो गया, तो सबकी नज़रों में आ गया। ये जो क्या प्रसाद देते हैं वहाँ पर जो लोग पहले जाते हैं राजयोग कराने, तब क्या प्रसाद मिलता है वो? तो वो था, जैसे हमारे शक्कर-पारे टाइप नहीं होता? बेसन का होता है, उसका शक्कर चढ़ा होता है, चीनी, शक्कर-पारे, इस तरह की चीज़ें होती थी वहाँ पे, 2-3 तरह की। गुड़ मैं पारे, आपको गुड़ पारे। कुछ, हाँ, उस तरह का, और 2-3 और तरह के होते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, अब और सुनिए, ये जो मुरली हैं, जिसे मुरली बोलते हैं, जो वाणी होती है, पढ़ते हैं, इनमें बहुत हेर-फेर की जाती है। एक ही एज पे जब मैं गया था, तो कंप्यूटर शुरू हो गया था, वहाँ पे एक प्रफुल्ल भाई थे, वो कंप्यूटर पे पुरानी मुरलियों को एडिट करते थे। पुरानी मुरलियों में जहाँ लिखा था कि 1975 में विनाश होना है, उस लाइन को काटते थे। जो-जो चीज़ें इररिलेवेंट थी, असामाजिक, मतलब सामयिक नहीं थी, उनको हटा करके दोबारा टाइप किया जाता था। फिर वो वहाँ मधुबन से उस समय, अब तो ईमेल आ गया, ऑनलाइन आ गया, उस समय उनको डाक पोस्ट की जाती थी पूरे इंडिया में अलग-अलग सेंटर में, तो वहाँ वो भी हेर-फेर होती थी। जी, मैं किसी का वीडियो सुन रही थी तो वो बताती थी कि वो अध्यापिका थी। मैंने उसका बहुत डिटेल में सुना था एक बार वीडियो। तो वो बता रही थी कि वो कैसे अध्यापिका थी और बड़े स्केड्यूल से वो डेली पहुँचती थी मुरली सुनने। वो इतनी प्रभावित थी, वो तो ईश्वर को पाना चाहती थी और उसको, लेकिन वो डेली मुरलियाँ पढ़ती थी, तो वो उसने देखा कि कट-कट के आ रही हैं मुरलियाँ, पूरा सेंटेंस नहीं हो रहा है। तो वो पहुँची कि ये मुरली तो कटी हुई है, तो उन्होंने उसको वही तवज्जो नहीं दी। फिर इसने देखा कि जो मुरलियाँ हैं वो भी रिपीटेड हैं। वो वही-वही वाली बात बार-बार बोलते रह रहे हैं, मतलब सेम मुरलियाँ चलाते जा रहे हैं और कम करते जा रहे हैं। पहले जितनी क्वांटिटी थी मुरलियों की, उसमें भी कटौती करते जा रहे हैं। जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप हमें बता दीजिए कि ये किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे को भेजे गए हैं। 1 मिनट, मैं इसको शेयर कर देती हूँ और आप मेरे को बताते जाना, मैं आपको अनम्यूट कर दूँगी। 1 मिनट, मैं अपने आप को म्यूट कर लूँगी। जी, ये 2 पेज का लेटर है जो डीसीपी
साउथ दिल्ली को दिया गया था 1990 में। आज 34 साल होने वाले हैं। तो ये उसी कंप्लेंट है कि मेरे पर कैसे हमला किया है, मुझ पे मारने की धमकी दी जा रही है। ये उसके बारे में है। नहीं, दूसरा ये था कि आप ये देखिए हम तो समय पे आ गए। मैं फिर उसके बाद 92 में शादी की और मेरे बच्चे भी हैं अभी, बच्चे भी सेट हैं, सब ठीक है और मैं भी रिटायर हूँ। लेकिन बहुत से लोगों के साथ जैसा आपने देखा होगा 15-20 साल बाद, 25 साल बाद जब उनकी आँख खुलती है तो वो ना तो शादी कर सकते हैं और सब कुछ लूट चुका होता है। वो बहुत ही डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की स्टेज में चले जाते हैं और जो अंदर लोग रह रहे होते हैं, मैंने उनको भी देखा है जो ब्रह्मा कुमारीज़ हैं, जो आ रहे होते हैं, जिन्होंने इनके बहकावे में आके शादी नहीं की होती, उनकी स्थिति भी बहुत मानसिक रूप से बड़ी फ्रस्ट्रेटेड सी लगती है, खोए-खोए से, परेशान से और वो घर में भी ठीक से नहीं रह पाते। घर में भी क्लेश होता है, जिन्होंने शादी नहीं की, उनका भी उनके परिवार के साथ और ये कहीं न कहीं और वो भी जमा पूँजी भी इनको दे देते हैं समझ लीजिए, क्योंकि मानसिक रूप से ये चाहते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे और जब मन भी गया तो तन भी वही है, मन भी वही है और धन भी वहीं चला जाता है। तो उनकी स्थिति बहुत दुर्दशा होती है बाद में। ये ऐसे बहुत से केस हैं और अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो लोगों की आप बीती देखेंगे तो सैकड़ों वीडियो हैं। बेशक ये कितना भी मना करती रहें, ये सब और जो आप कहते हैं शिवानी को, वो तो मार्केटिंग है, मार्केटिंग ट्रिक है। आप देखिए कि बड़ा एमबीए कर रखा है किसी ने, किसी कंपनी में जाता है, उसे करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता है, लेकिन उसका काम क्या होता है कि पब्लिक को किसी तरह जो प्रोडक्ट वो कंपनी बना रही है, उसको बेच के उसकी सेल बढ़ाना, वही मार्केटिंग कर रही है शिवानी भी। आप कितना भी समझ लीजिए। और एक हैरानगी की बात आपको और होगी, शिवानी भी जानती है अंदर क्या है, फ्रॉड क्या है, सबको पता है। आश्रम में, अच्छा मधुबन वो में, माउंट जानती आबू में है, अच्छा वो जानती मुझे है। तो किसी ऐसा ने ये लिखा था कि अधेड़ उम्र की जो महिलाएँ हैं उनको नहीं पता अंदर क्या विमेन ट्रैफिकिंग चल रही है अंदर और ये बातें अधेड़ उम्र की महिलाओं को नहीं पता है, वो खाली अच्छी-अच्छी बातें जानती हैं जैसे शिवानी वगैरह इनको फ्रंट पे रखा जाता है पर पीछे से जो है देह व्यापार होता है। इसका मैं जवाब देता हूँ। ये उन पे लागू नहीं होता, जैसे कोई महिला इसमें लेडीज़ भी जाती है, ओल्ड लेडीज़ भी जाती हैं, जो सास हैं, बहू हैं, सब जाती हैं। जो घर से 1-2 घंटा टाइम निकाल के सुबह आ गई या शाम आ गई, खाना बना दिया, सब्ज़ी बना दी, सेवा कर दी, 2-4 लेडीज़ मिली, आपस में सुख-दुःख की बात कर ली, हँसी-मज़ाक कर लिया। उनको कई बार अंदर की कहानियाँ नहीं पता होता अंदर क्या हो रहा है, सबको नहीं पता। लोग 25-30 साल से जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता है ये बातें। आप हैरान हो जाएँगे। तो लेकिन मेरे साथ तो कुछ कहानियाँ और थी, मुझे तो अंदर से पता चल गया था। जब भी कोई ब्रह्मा कुमारी छोड़ के जाती थी, तो ये बताते नहीं किसी को क्यों छोड़ के गई है, क्यों परेशान थी। तो हमें पता चल जाता था। मैं तो 1-2 के घर पे जाके बात करके आता था कि भई क्या हुआ? तब उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि अंदर क्या-क्या चलता है। ये कहानी है मेरे साथ, इसलिए मुझे सारी कहानियाँ अंदर की पता है। मैं बता तो रहा हूँ आपसे, ये जो आपने बात की है, माउंट आबू में रहने वाले लोकल लोग सब जानते हैं, सब इनके बारे में बताते हैं, इनके एंटी हैं। वहाँ जो लोग हैं, वो बहुत अच्छा नहीं मानते इनको। क्योंकि एक तो ये जहाँ जितने ये फॉरेनर आते हैं उन घटना सबसे माउंट कहती है आबू की नहीं माउंट है। आबू की नहीं है। नहीं, वहाँ की नहीं है, लेकिन माउंट आबू में भी ये सब होता है, ये खबर वहाँ भी आपको लोकल लोग बता देंगे, वहाँ भी यही चीज़ें मिलती हैं जो आपने कही है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ये सब वहाँ भी मिलता है। वहाँ के लोग क्यों नाराज़ हैं मैं बता देता हूँ। जितने फॉरेनर्स आते हैं, आपको पता है भारतीय मेंटालिटी क्या है दुकानदारों की, हम हर कोई सोचता है विदेशी तो बहुत अमीर है, लूट लो। हमारे यहाँ टैक्सी वाला भी लूटता है उनको, गाइड भी लूटते हैं, कंपनी ट्रैवल कंपनी लूटती हैं, सब लूटती हैं। तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था से इंस्ट्रक्शन है कि जो फॉरेनर हैं, वो लोकल मार्केट से कोई सामान ना खरीदें। और वहाँ के लोग इन्हें पसंद नहीं करते, लोकल लोग जो हैं। मजबूर हैं जो जिन्हें मजबूरी करनी है, मज़दूरी करनी है, कुछ काम करना है, वो बात अलग है। वरना वहाँ के लोग इन्हें बहुत अच्छा नहीं मानते और ये बात जो भी आपने कही थी, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ उस वर्ड को, ये सब वहाँ मिलता है। वहाँ अगर कोई जाके स्टिंग करेगा, लोगों को राय लेगा वहाँ के लोगों की, तो उनके विचार ऐसे ही हैं। प्लस एक पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको। माउंट आबू में ही इनका एक आश्रम है, वो है नक्की लेक के पास में, वहाँ 2 गुजराती बहनें हैं, वो इतनी गुंडागर्दी करती थी, वो दादी-वादी को कुछ नहीं समझती थी। वो उसी आश्रम को चलाती थी, रोब से अपना खाना मँगाना जो आश्रम से आता था, मतलब गुंडागर्दी करके बागी थी, वो भी चला रही थी, लेकिन दादी-वादी को नहीं मानती थी। ऐसा कई आश्रमों में क्या चल रहा है, लोगों ने कब्ज़ा तो कर लिया आश्रम पर, वो दादी-वादी को ज़्यादा नहीं समझते, क्योंकि वो इनके भेद जानते हैं। वो इनको नचाते हैं, ये उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये भी होता है। मैं उस आश्रम में भी माउंट आबू गया था, वहाँ जी, भी रहा हूँ 15-20 दिन। जी। ये तो आपने ये बहुत तो ही आपने बहुत ही वैसी जानकारी वैसी दी है जानकारी अंदर की कि जो है लोकल संस्था की जो
चलाने वाले हैं, अब उन्होंने अपना बिज़नेस बना लिया है और चूँकि इन लोगों को ओवरऑल फ़ायदा होता है, तो ये लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं और इस तरह गुंडागर्दी और सब तरह से धन लूटना हर तरीके से चलता रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। भाई-बहन के जी, बारे मैम। में कुछ कहना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जब हम जाते हैं तो सबको बहन ही कहते हैं, भाई-बहन ही कहते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया, वहीं पर जब हमारी ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर लगता है, कोई अच्छा वेल ऑफ आदमी मिलता है, जॉब अच्छे जॉब में मिलता है और जो अंदर 5-6 साल, 7 साल लड़की रहती है, उसे फ्यूचर तो दिख जाता है। ये भी दिख जाता है कि कई लोग पहले छोड़ के जा चुके हैं, तो कभी-कभी अच्छा क्या नाम है, ट्यूनिंग अच्छी होने पर वो शादी कर लेते हैं। ये बेशक पहले भाई-बहन ही कहते हैं और सब भाई-बहन ही कहते हैं, लेकिन ये सब चलता है। ऑप्शन ही वही है आपके पास। आप उन्हीं से तो करेंगे जहाँ से आपका थोड़ा लिव इन वाली बात है या ट्यूनिंग अच्छी हो गई है, जहाँ आपने एक-दूसरे को जान लिया, परख लिया, पहचान है, पसंद आ गए, तो वही करेंगे ना फिर वो। लेखराज जी के बारे में कुछ कहिए? लेखराज तो इतना पता है कि 69 में डेथ हो गई थी और उससे पहले जो सिंध में वहाँ छोटी-छोटी बच्चियाँ जो घरों से थी, उनको बुलाया था, उनको रखा था, जिससे उनके माँ-बाप नाराज़ हो गए थे। एफआईआर हुई थी, कोर्ट केस चला है, वहाँ से इनको भगाया गया, वार्निंग दी गई, मारपीट हुई, वहाँ से फिर इन्हें कराची शिफ्ट हुए, वहाँ भी यही चलता रहा, वहाँ भी एफआईआर हुई थी। तो 47 से पहले फिर ये आबू ओखा ओखा बंदरगाह कराची से आए थे। इसकी सारी कहानी है, सारा ऑलरेडी लिटरेचर मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएगा। जो आर्य समाज की किताब है उसमें मिलेगा, सब जगह मिल जाएगा आपको। ये तो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री तो मिल जाएगी। ये खुद भी बताएँगे इनकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए, कब शुरू हुआ, लेकिन नेगेटिव पॉइंट नहीं बताएँगे। वो आपको अलग लिटरेचर में सारा मिल जाएगा। गीता के बारे में कुछ? बस ये 2 चीज़ें बोलती हैं बार-बार। एक तो मन-मना भव, जो गीता में लास्ट में लिखा है कि सब कुछ छोड़ के मेरे पे आ जाओ। वही 3-4 शब्दों का है। तीसरा ये एक बड़ा प्लस पॉइंट देती हैं कि किसी की बुराई नहीं देखनी, किसी और को नहीं देखना। जब आप किसी का कुछ बताओगे ना, तो कहेंगे नहीं-नहीं उसको नहीं देखना। मतलब हम जो कुछ भी कर रही हैं, हमें लिबर्टी है, हमारी तरफ उँगली मत उठाओ, ये इसके कवर में छुप जाता है सब कुछ। गीता के वही 2-3 श्लोक में ही कहा गया, बाकी तो सब इन्होंने अर्थ का अनर्थ कर रखा है। कुरुक्षेत्र है, चाहे रामायण है, महाभारत है, सबके बारे में अपना-अपना अलग ही गीता है। इन्होंने अपनी गीता अलग बना रखी है। ब्रेन वॉश कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आया है भरत इंडिया जी का, बोलिए। जी, मैंने आपसे इसके बारे में बता तो दिया कि आज समाज में हर आदमी परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। जब वहाँ जाएगा, काउंसलिंग होगी, जब आप किसी के साथ घंटा, 2 घंटे बैठेंगे, डेली चिट-चैट करेंगे, तो नेचुरली आपका एक अटैचमेंट हो जाएगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया था। हम ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में हैं, को-एजुकेशन में हैं, तो जैसे वहाँ पर हम अटैचमेंट होता है, ये फिर संस्था में फँस जाता है आदमी, फिर वो निकल नहीं पाता है, चाह कर भी नहीं निकल पाता। यही ब्रेन वॉश है, उसको अट्रैक्ट किया जाता है, हर तरह से अट्रैक्शन होती है। बस इसके अंदर सब कुछ समझ जाइए आप। इतनी एनर्जी लूज़ कर रहे हो आप लोग यहाँ आकर, ये लोगों को भड़का रही है, ब्रह्म कुमारी की तरफ से आई होगी। ये कह रही है हम एनर्जी लूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आके, इसको कुछ कहना है आपको? हाँ जी, इनसे ही बोलिए जो हमने कहा है, हम भी ब्लाइंड थे। जब हम गए थे वहाँ पर, हम इनको फ़ॉलो करते थे, हम लोगों को प्रचार करते थे कि ये सही कह रहे हैं। हम तो ये भी सोचते थे कि हमारे माँ-बाप भी घर-बार छोड़ के माउंट आबू चले जाएँ, दुनिया खत्म होने वाली है। ये सबके साथ है, जो-जो वहाँ जुड़ा है, उनकी मानसिक स्थिति वही है। हम बाहर आ गए, इसलिए हम गलत और सही का निर्णय कर पा रहे हैं। जब तक हम वहाँ थे, हम भी यही कहते थे। इनका दोष नहीं है, ये लोग बेचारे हैं, इनके साथ बड़ी दुर्गति हो रही है। धन भी गया इनका, मन भी गया, तन भी गया। ये आखिर में पछताएँगे। आप ये देखिए 75 साल हो गए, 1937 में संस्था बनी थी, कितने मारे गए, कितने लोग मर गए, अब वो कहाँ गए? पता ही नहीं किसी को। जैसे इस्लाम में कहते हैं कयामत का दिन है, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कयामत आएगी। 2000 साल हो गए क्राइस्ट को, अभी तक तो आई नहीं। पता नहीं कई करोड़, कई अरब, खरब लोग इस्लाम में क्रिश्चियन मर गए, कई खरब मुस्लिम मर गए, तो कब आएगी कयामत? उनका शरीर गल गया, कब्र में सड़ गए, मर गए, कब आएगी कयामत? वही हालत इनकी है। जो मर गए, कहाँ गए वो? ब्रह्मा का 12वें में बोल रहे हैं आप, पता नहीं कहाँ होगा ब्रह्मा, कौन जानता है। जो दादियां हैं, इनको कईयों की मौत कैंसर से हुई है, कई दादियों की मौत कैंसर से हुई है। क्या फायदा योग का? ये तो झूठा प्रचार करते हैं। इन्होंने एक प्रचार किया था कि जानकी दादी की साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि उसका ब्रेन बहुत शांत है। बाद में पता चला तो फ्रॉड है, चला ही नहीं, किसी ने सब रिसर्च नहीं की है। ये सब ऐसे ही चल रहा है, झूठ। वो जो कह रही है एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। हम चाहते हैं आपके चैनल से लोग जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अगर हम 10 लोगों को भी बचा लेंगे, तो ये भी सेवा है हमारी। ये भी समाज सेवा है, धर्म की सेवा है, लोगों का कल्याण कर रहे हैं हम लोग।
अमित जी कह रहे हैं ब्रिटेन और इस्लाम का भी संस्था के साथ सहयोग हो सकता है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ख्याल है बोलिए। आपका? बोलिए। ये फॉरेन से फंडिंग तो हो सकती है, विदेशी तो आते ही हैं, हर इनके 50 या 100 देशों में हैं, जबकि रशिया, चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री थे, वहाँ भी इन्होंने बनाए हैं। लोग पीस के लिए, शांति के लिए आ रहे हैं, ब्रेन वॉश तो उनका हो रहा है, आपसे हमसे ज़्यादा तो उनका हो रहा है ना। हम तो हिंदू धर्म में हैं, चलो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं या सतयुग है, स्वर्ग है, वो देखो ना मूर्ख लोग, वो क्यों फँस रहे हैं? साइंटिस्ट भी हैं, बड़े-बड़े इंजीनियर हैं, आप उनको देखिए, ब्रेन वॉश उनका हो रहा है, आपका हमारा नहीं हो रहा है इतना। हम तो भटक गए, वो तो टोटली ब्रेन वॉश हो रहा है, उनका मूर्ख बन रहे हैं सारे। करोड़पति सब बड़े-बड़े साइंटिस्ट जैसे, वो सब जुड़े हुए हैं इन संस्थाओं से। इन्होंने जो पैनल बना रखे हैं, वहाँ जाते हैं, आते हैं और उसी को प्रचार करते हैं। उन्हीं की दम पे ये उनके देश के दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि तुम्हारे यहाँ का ये महान आदमी आया हुआ है, ये महान आदमी आया हुआ है। अब तो मैं जैसे बार-बार कह रहा हूँ 35 साल हो गए, अगर मैं लेटेस्ट जुड़ा होता या लेटेस्ट अपडेट होती तो मैं आपको बहुत कुछ बताता। तो ब्रेन वॉश हमारा नहीं, उन पढ़े-लिखे लोगों का हो रहा है। आपके मोदी जी प्रधानमंत्री गए हैं वहाँ पे, राष्ट्रपति गए हैं, तो उनको भी तो अंदर अब तो उनके पास शिकायतें जा रही हैं कि इंडिया में कई आश्रमों में महिलाओं ने, ब्रह्मकुमारियों ने आत्महत्या की है। यूपी के योगी जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी, ये सब वहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी सब बंद क्यों है? क्योंकि वोट बैंक है। मैडम तो आप ये अगर इसमें कुछ नहीं आत्महत्या क्यों करती हैं? टॉर्चर, मानसिक रूप से परेशान, टॉर्चर, भाई-भतीजावाद, राजनीति, हैरेसमेंट सब कुछ है और जो प्रीच कर रहे हैं कई दिन से 50 साल से, 60 साल से, वो हो नहीं रहा। कथनी और करनी बहुत अलग है। इससे भी तो होता है ये सब कुछ जो आप कह रहे हो। तो छोड़ दें। नहीं, बाहर उनकी गति नहीं है, बाहर आके वो मरेंगी। उनको घर में कई बार तो माँ-बाप तो मर गए, कहाँ रहेंगे आगे? उत्तर प्रदेश में पिछले 3 महीनों में सेंटर पर हुई 3 हत्याओं के बारे में बताइए। राजीव जी रवि जी सॉरी, आप बताइए 3 सेंटर में उत्तर प्रदेश में। एक तो अभी बागपत है, वहाँ एक कस्बा है टटीरी, वहाँ जो प्रधान थे पहले, उनकी बेटी शिल्पा की है, 5-6 दिन पहले की डेथ है। आगरा में 2 सगी बहनों ने किया था, वो नवंबर की घटनाएँ हैं। मर्डर उन दो मर्डर। आगरा में आत्महत्या, अच्छा। आगरा में नवंबर की बात है ये। हुँ। ये 3 केस तो अभी लेटेस्ट 3-4 महीने के हैं और ऐसे बहुत से केस हैं जो नोटिस में नहीं आए, जिनके माँ-बाप ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिनको बहला-फुसला करके शांत कर दिया गया होगा। हर राज्य में ऐसे बहुत से केस हैं, आज से नहीं हो रहे, 50 साल से हो रहा है ये। मैंने अभी आपको बताया तो माउंट आबू में भी खूब होता है। हर सेंटर पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ काला चल रहा है और उस सेंटर के हेड को पता है और ये रिपोर्ट माउंट आबू तक जाती है, रिपोर्ट सब जगह है। माउंट आबू में एक निर्वैर भाई हैं, जिनकी उम्र 80 साल के करीब होगी, उनके ऊपर भी एक मुकदमा चल रहा है संपत्ति हड़पने का और वो बेल पे हैं और बहुत पुराने हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ 80 साल के हैं, तो उनको वो कम से कम 1965-70 से पहले के हैं और हो सकता है 1950-55 के हों, 1955 के आसपास के। निर्वैर भाई नाम है उनका, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। संपत्तियों पे कब्जा करने के, आश्रम खाली नहीं करना। दिल्ली में जो सेंटर था जिसकी मैं बात अड्डा कर रहा हूँ, खाली नहीं करना। सेंटर सेंटर हाँ जी। अच्छा, दिल्ली में जो सेंटर पे मैं जाता था वो वीआईपी जगह थी, वो सेंटर आज की डेट में वो नो मालिक था, जर्मन में रहता था। वो ये वहाँ 20 साल रहे हैं तकरीबन। 1988 या 89 में खाली करने के लिए कहा था। इन्होंने उससे कई लाख रुपए लिए थे उस समय क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आज 50 करोड़ का है वो कम से कम। उसके बाद इन्होंने इंस्टीट्यूशनल एरिया में पॉलिटिकल लिंक से एक ज़मीन ली थी बहुत बड़ी, ये मेरे सामने की बात है। सेंटर खाली करने के लिए पैसे लिए थे इन्होंने, कई लाख, लेकिन बताया नहीं किसी को। इतनी संख्या में ब्रह्म कुमारी समर्पित क्यों होती हैं? छोड़ भी रही हैं। आपको ये पता है, आप इनसे पूछिए कितनी ब्रह्मकुमारी संस्थाएँ छोड़ के गई हैं। वो डाटा लाइए इनसे और कितने लोग छोड़ के गए हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि जब प्रदर्शनी होती है, अगर 500 आदमी आते हैं, 500 में से 10-15 ही इनके आश्रम में 7 दिन का कोर्स करने आते हैं और उनमें से भी कोई महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद इनकी हरकतें देख के छूट जाता है। अब तक अगर 10 करोड़ लोग आए होंगे ज्ञान लेने, तब जाके कहीं 5 लाख, 10 लाख लोग टिके होंगे मुश्किल से। कभी भी छोड़ सकता है कोई भी। जी, कविता जी आप थोड़ा छोड़ने वालों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। अ, जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमको इतने अंदर के बारे में बताने का और सब लोगों की आँखें खोलने का। प्लीज़ जितने भी लोग सुन रहे हैं इसको शेयर करिए। आप सबका धन्यवाद, आपने समय दिया और मेरे विचारों को सुना। धन्यवाद आपका।